जी फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, यूवी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें आपका जो स्टैंडर्ड और सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम किस रेंज में आनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड लगाया और सैंपल लगाया उसकी क्या एब्जॉर्बेंस आए जो एक्सेप्टेबल है, बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, कौन से कंपाउंड से जो यूवी रेंज में आते हैं और जो विजिबल रेंज में आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जो आपका पीपीएम का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कितने पीपीएम का सैंपल हो, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट बॉक्स में हमारे एक सब्सक्राइबर वो बार बार पूछ रहे थे, उनको मैंने वहां समझाया। लेकिन कुछ सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको मैं वीडियो के फॉर्म में लाता हूँ ताकि सबका फायदा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं आज सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। जो क्यूसी में लोग काम कर रहे हैं उनका एक कंसेप्ट बनेगा कि कैसे क्यूसी में स्पेक्ट्रो एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल को आप लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपकी जो एब्जॉर्बेंस है वो किस रेंज में हो, कितनी एब्जॉर्बेंस बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या मेरा सैंपल स्टैंडर्ड लगा रहा हो, अगर उसकी एब्जॉर्बेंस 1 में आ रही है, 0.1 में आ रही है, 1.2 में आ रही है, 1.3 में आ रही है या 1.5 में आ रही है स्टैंडर्ड सैंपल दोनों की, तो क्या ये ठीक है? तो याद रखिए ठीक नहीं है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री के अंदर यही है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस और बहुत सी मल्टीनेशनल की जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आपका यूवी का जो सैंपल है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या सैंपल हो, इस लिहाज से आपने उसकी कंसंट्रेशन सेट करनी होती है कि आपकी एब्जॉर्बेंस 0.2 से लेकर 0.8 के दरमियान आनी चाहिए। ये फिगर हमेशा याद रखें। अगर कोई आप आज भी नोट कर लीजिए, अगर कोई यूवी पे आप क्यूसी के अंदर सैंपल लगा रहे हैं और आपकी रूटीन उसकी एब्जॉर्बेंस 0.1 में आ रही है, इसका मतलब कि आपका मेथड ठीक नहीं है, या उसकी एब्जॉर्बेंस 0.9 में या 1 से ऊपर आ रही है तो भी सही नहीं है। इस तरह आपने उसकी कंसंट्रेशन सेट करनी है कि उसकी एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की या सैंपल की 0.2 से अबव 0.8 से कम आए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा याद रखना। इसको हमेशा अपने पास नोट कर लें, अपने मेथड को चेक कर लें कि आपके मेथड की एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड सैंपल से क्या आती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल था कि कौन से कंपाउंड्स जो है हमारे यूवी या विजिबल रेंज में आते हैं। देखिए, इस पीछे बहुत सारी बातें हैं। जो कंपाउंड यूवी और रेंज में आ रहे हैं या विजिबल रेंज में आ रहे हैं, ये टोटली बेस कर रहा होता है कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर, कंपाउंड की नेचर पर। इस पे टोटली कंपाउंड का स्ट्रक्चर बेस करता है कि वो किस टाइप का, उसकी बेस पे वो कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब से इमिट कर रहा होता है यूवी या विजिबल रेंज के अंदर। नॉर्मली जो देखा जाता है, जो यूवी की जो रेंज है, यूवी की जो रेंज है वो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तो होती है। मैं राउंड ऑफ में बता रहा हूँ 1030, वरना 198 पॉइंट से लेकर 399.9 तक इस तरह की होती है। तो मैंने राउंड ऑफ में आपको 200 से 400 की रेंज बता दी। इसमें जो नॉर्मली वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं लाइक जिनके अंदर जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन का कंपाउंड अटैच हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, हेलोजन कंपाउंड्स हो, या उनके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, तो ये टाइप के कंपाउंड जो स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, इस टाइप के कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो यूवी विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं नॉर्मली। ये याद रखिएगा। और ये फिर डेवलपमेंट वर्क है कि आपको कंपाउंड की नेचर स्ट्रक्चर देखते होती है। इसके अलावा फिर विजिबल रेंज जो है, जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको पता है 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है। तो इसमें जो नॉर्मली कंपाउंड्स आते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो वर्टिकली अलाइंड कार्बन नैनो ट्यूब्स कंटेन करते हैं। वर्टिकली जिनके कार्बन की कनेक्शन हो तो उस टाइप के कंपाउंड, स्ट्रक्चर वाइज दोबारा बात आती है, तो उस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो विजिबल रेंज में आ रहे होते हैं 400 से लेकर 800 की रेंज के अंदर। ज्यादातर आपके कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आप विजिबल रेंज में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड किस रेंज में आते हैं, ये टोटली बेस कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और डिपेंड करता है कि किसकी नेचर क्या है, और उसके साथ अनसैचुरेटेड या फ्री कार्बन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसकी बेस पे वो इस रेंज में काम कर रहा है या उस रेंज में चला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, पाई बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल है, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि हम जो यूवी के लिए सैंपल बनाए उनका पीपीएम क्या हो, कितने पीपीएम के क्वेश्चन बताए, सैंपल बनाए। देखिए, इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है
कि मैं इस पीपीएम का सोल्यूशन ही बनाऊंगा। ये भी टोटली डिपेंड करता है कंपाउंड की नेचर में कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, उस कंपाउंड का रिस्पॉन्स क्या। लेट्स सपोज एक आपके पास कंपाउंड ए है, उसका 10% बना है, और दूसरा कंपाउंड ए आपने उसको भी 10% बनाया है, लेकिन कंपाउंड ए का रिस्पॉन्स ज्यादा है, कंपाउंड बी का रिस्पॉन्स कम है, तो दोनों का पीपीएम कभी भी सेम नहीं बना सकते आपको। जिसका कंपाउंड का रिस्पॉन्स देखते हुए आप डिफरेंट पीपीएम का सोल्यूशन बनाते, और ये रिस्पॉन्स बेस करता है ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो तीसरा सवाल है कि ये भी टोटली बेस कर रहा है कंपाउंड की नेचर, कंपाउंड की स्ट्रक्चर, कि किस तरह का पीपीएम का सोल्यूशन बनाए। लेकिन यह इंपॉर्टेंट, जब भी पीपीएम का सोल्यूशन बनाना है, नोट डाउन वाली बात यह है कि आप ऐसा पीपीएम का सोल्यूशन बनाएंगे कम से कम या ज्यादा ज्यादा जो डिटेक्टर की रिस्पॉन्स की रेंज में, डिटेक्शन लिमिट के अंदर आए, और उसका रिस्पॉन्स देखते हुए बनाएंगे। लेकिन इस तरह सेट करना जरूरी है कि उसकी एब्जॉर्बेंस जो है, जब उसकी पीपीएम का डिफरेंट 20 पीपीएम बनाए, 20 के बना, वट जो भी पीपीएम का अपने सोल्यूशन बनाया, उसका स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स देखते हुए, लेकिन ऐसी पीपीएम सेट करना है कि उसके जो एब्जॉर्बेंस है वो 0.2 से 0.8 के दरमियान है। ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये है यूवी के ऊपर। ये असल में उस जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेक्ट्रो का फोटोमीटर का अल्टरनेट मेथड एचपीएलसी के साथ अटैच नहीं होता। इसलिए आप अपने एसओपी को, अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह रिवाइज कर दें कि जब आपके पास एचपीएलसी का मेथड है तो आपको उसके साथ अल्टरनेटेड मेथड उस एसओपी के अंदर होना लाजमी है। मैं जिस कंपनी के अंदर था उसमें हर मेथड के साथ, एचपीएलसी के साथ अल्टरनेटिव मेथड दिया होता है। वो अल्टरनेटिव मेथड जो है डेफिनेटली वो एचपीएलसी पे होता है या टाइट्रेशन पे होता है। तो इसीलिए अपने तमाम मेथड पे आप रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, और एसओपी को रिवाइज करें, और एचपीएलसी के मेथड के साथ यूवी का मेथड रिपोर्टेड फॉर्म में लेके आए। इसलिए न्यू जब आप काम करें तो फिर आपको आइडिया नहीं होता मैं इसकी क्या पीपीएम का सोल्यूशन बनाऊं, ये फिर न्यू वर्क हो जाता है। जब आपके मेथड के अंदर ऐड होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप कि आप आज की इस वीडियो से ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंसेप्ट मिला होगा कि यूवी के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे पीपीएम सेट करते हैं, और कौन से कंपाउंड किस रेंज में आते हैं, और एब्जॉर्बेंस की क्या लिमिट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो का पैन करते हो, आपने वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।